हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 फिजिक्स पार्ट 1, जिसमें हम लोगों का चल रहा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तैयारी। इसमें बच्चों हम लोग अभी फर्स्ट लेसन पर ही हैं। फर्स्ट लेसन में हम लोगों ने 2 क्वेश्चन देख लिया था लास्ट क्लास तक। आज की इस क्लास में हम उसी के आगे एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को पूरा देखिएगा। और वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको बिल्कुल फ्री हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को पहले ज्वाइन कर लीजिएगा, उसके बाद पीडीएफ को बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर लीजिएगा। क्योंकि टेलीग्राम चैनल को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो वहीं पर मैं अपनी सारी क्लास की पीडीएफ को अपलोड कर देता हूं। आप लोग वहां से जाके बिल्कुल फ्री उसको देख सकते हैं। लेकिन पीडीएफ तभी आपको समझ में आएगा जब आप वीडियो को क्लास में देखेंगे। तो वीडियो का भी लिंक मैं वहां पे टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, तो आप लोग उसको जरूर देखिए और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए और अपनी बोर्ड परीक्षा की अच्छे से अच्छी तैयारी कीजिए, जिससे आपका फिजिक्स में 95 के ऊपर नंबर आ सके। बस आप लोग मेहनत से अपनी तैयारी कीजिए प्यारे बच्चों। आज की इस क्लास में हम आप लोगों के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन है कि वैद्युत स्थैतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसको सिद्ध कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। बस आप लोग यहाँ पर ध्यान लगा के इसको देखिए। मैं पूरा डेरिवेशन आपको एकदम आसानी से समझा दूंगा। बुक में भी डेरिवेशन दिया है लेकिन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, कम समझ में आता है, लेकिन मैं आपको इस तरीके से इस डेरिवेशन को बताऊंगा कि आपको कंप्लीटली पूरा समझ में आएगा, एकदम बिल्कुल आसान लगेगा। और आपका ये समझ लीजिए 5 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, 5 नंबर पक्का हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम में। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। बाकी अगर अच्छे से समझना है तो वीडियो को आप लोग एक बार फास्ट फॉरवर्ड में देखिए, उसके बाद जो है एक बार और देखकर उसको लिखिए, तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, ये है तरीका पढ़ने का फिजिक्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहले हम देखते हैं कि गॉस की प्रमेय है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय। ठीक है, अभी इसको हम प्रूव भी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय, गॉस की प्रमेय क्या है, इसको हमें लिखना है। गॉस थ्योरम क्या है, इसे हमें लिखना है और उसके बाद इसे हमें प्रूव भी करना है। तो गॉस थ्योरम क्या है, उसकी डेफिनेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। आप लोग देखिए। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर हमने गॉस की प्रमेय को लिख दिया है। मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि क्या है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स जो फाई ई होता है, उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होता है वो क्या होता है, उस पृष्ठ के भीतर जो कुल आवेश होता है उसका 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना, ये किसने बताया था, गॉस ने बताया था। तो इसको हम लिखेंगे अर्थात, इसका मतलब क्या हुआ, अर्थात फाई ई जो है, इसको हम लिखेंगे फाई ई जो है वो बराबर है क्यू कुल आवेश। ठीक है, आवेश लिया जाएगा कुल का, कहाँ का, पृष्ठ द्वारा घिरा, घिरा मतलब उस पृष्ठ के अंदर, तो क्यू इन साइड लिख लीजिए, अंदर वाला, कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, ये बताया किसने, गॉस ने। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश, उस पृष्ठ द्वारा घिरे मतलब उसके अंदर के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है ना। अब अगर उसी पृष्ठ पर, ठीक है, इसको हम एक रूप में और लिख सकते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि गॉस के नियम का समाकलन रूप लिखिए, 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो मैं इसी में बता देता हूं कि अगर 1 नंबर में क्वेश्चन आता है तो समाकलन रूप क्या है, आपको यही लिख देना है। इसी के आगे थोड़ा 1-2 पॉइंट और लिखना है। क्या लिखना है, अब अगर हम मान लें कि उसी पृष्ठ पर छोटे छोटे अवयव लिए हैं, तो अवयव से गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, अवयव से होकर गुजरने वाला जो फ्लक्स होता है, फाई ई बराबर होता है इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी वेक्टर ए, जहां ए क्या होता है, उसका क्षेत्रफल होता है, और ई क्या है, उस बिंदु पर, जिस बिंदु पर हम निकाल रहे हैं उस पर वैद्युत क्षेत्र है। और चूंकि एक छोटा सा अल्पांश लिया है हमने, एक छोटा सा अवयव लिया है, उस अवयव के कारण है ये ईडीए,
ठीक है। तो हमें कई छोटे छोटे अवयव मिल जाएंगे, तो उनको जोड़ेंगे, तो जोड़ने के लिए हम समाकलन लगा देते हैं, ठीक है ना। तो ये है समाकलन रूप, ठीक है। अब अगर हम दोनों को मिला के लिखें, अतः हम इसको लिख सकते हैं कि फाई ई बराबर, एक तो ये फॉर्मूला मिल गया इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए, और ये बराबर है क्यू नेट भी लिख सकते हैं आप, और अंदर वाला आवेश ये जरूर लिखना है, ठीक है। बाहर के आवेश से हमें मतलब नहीं है, अंदर वाले आवेश लेना है। तो यही क्या है, गाउस की प्रमेय का व्यापक रूप है, ठीक है। गाउस की प्रमेय का व्यापक रूप है, या आप लिख सकते हैं कि जो है यही क्या है, समाकलन रूप है। यही गाउस का समाकलन रूप है, यहां पर लिख देंगे, यही गाउस का समाकलन रूप है। गाउस के नियम का, यही गाउस के नियम का समाकलन रूप है, ठीक, समाकलन रूप है। अब एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसे एप्सिलॉन नॉट को क्या बोलते हैं, जहां एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युशीलता है, निर्वात की वैद्युशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक, निर्वात की वैद्युशीलता, ठीक है। तो ये हो गया हमारा गाउस की प्रमेय, ठीक है। गाउस की प्रमेय क्या है इसको हमने बता दिया, इसका फॉर्मूला क्या है इसको हमने बता दिया। अब इस प्रमेय को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। तो इस प्रमेय को प्रूफ करने के लिए, क्योंकि गाउस की थ्योरम जो है वो किसी बंद पृष्ठ के लिए है, ठीक है, तो कोई भी आकृति आप बना सकते हैं, ठीक है। कोई भी बंद पृष्ठ होगा, उसके अंदर अगर आवेश है तो उस पृष्ठ से निकलने वाला कुल फ्लक्स जो होगा वो उसके अंदर के कुल आवेश का 1/ε0 गुना होगा, ठीक है। तो आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये इतना आपको लिख देना है, उसके बाद फिर प्रूफ करना है, ठीक है। तो इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद प्रूफ कैसे करना है ये हम आपको बताते हैं, पहले आप लोग इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं गाउस के नियम का प्रूफ, ठीक है। तो गाउस के नियम के प्रूफ के लिए हम यहाँ पर मान लेते हैं कि एक बंद पृष्ठ है, ठीक है। माना एक बंद पृष्ठ है, बंद पृष्ठ में हम कोई भी पृष्ठ ले सकते हैं, तो हमें गोलीय पृष्ठ ले लेते हैं। हम मान लेते हैं एक बंद पृष्ठ है जिसका क्षेत्रफल जो है a है। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि ये बंद पृष्ठ है, एक हमने बंद पृष्ठ ले लिया, और इसका क्षेत्रफल हमने क्या मान लिया, a ले लिया। माना इसका क्षेत्रफल क्या है, a है। हम मान लेते हैं इसके केंद्र पर, ये इसका जो केंद्र है, इसका ये हो गई त्रिज्या हो जाएगी, क्योंकि ये गोला ही है, ठीक है। हम मान लेते हैं r त्रिज्या का एक गोला जो है ये बंद पृष्ठ के रूप में है, ये गोला आप सही से बना लीजिएगा, ठीक है। इसकी त्रिज्या हम मान लेते हैं क्या है, r है, इसकी त्रिज्या r है, कैपिटल R मान लीजिए, इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। इसका केंद्र O है। अब हम ये मान लेते हैं कि इसके केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश अंदर में रखा है, ठीक, इसके केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश अंदर में रखा है, ठीक है। अब जो है हमें इस मतलब इस पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करना है, ठीक है। तो माना में आप लोग क्या लिखेंगे, माना एक बंद पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है। माना इसके केंद्र पर प्लस क्यू आवेश रखा है। अब हमें इस पृष्ठ से निकलने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स की गणना करनी है, ठीक है। ये इतना आप लोग माना में लिख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर पहले निकालते हैं प्लस क्यू के कारण वैद्युत क्षेत्र, ठीक है। प्लस क्यू के कारण यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र, मान लीजिए हम यहाँ पर एक बिंदु P ले लेते हैं, तो हमें P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र पहले निकालने हैं, ठीक है। P बिंदु पर एक वैद्युत क्षेत्र निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, यहाँ पर लिखते हैं प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र,
P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र, ठीक। P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे तो वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, E बराबर में K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो किस दूरी पर निकालनी है, हमें R दूरी पर निकालनी है, तो यहाँ पर फॉर्मूला हो जाएगा K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, जहाँ K का मान क्या होता है 1/4πε0 होता है, हमने लास्ट क्लास में बताया था, ठीक है। तो ये तो हो गया इस P बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब चूंकि वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो सभी जगहों पर एक समान होगा, ठीक है, क्योंकि ये जो गोला है इसकी सब जगह त्रिज्या क्या है, R है, ठीक है। पूरी मतलब पूरे इस गोले के अंदर सब जगह त्रिज्या क्या है, R है सभी बिंदुओं पर। अगर हम इस वृत्त के सभी बिंदुओं पर निकालें, इस गोले के सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, तो सभी बिंदुओं पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मान होगा वो क्या होगा, KQ बाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। अब जो है हम यहाँ पर एक छोटा सा अवयव ले लेते हैं, अवयव मतलब अल्पांश ले लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हैं, ये छोटा सा हमने एक अल्पांश ले लिया। अल्पांश क्या होता है, एक छोटी सी लंबाई ले ली। अब तो अल्पांश इसका पूरे का क्षेत्रफल क्या है, a है, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या है, a है। तो इस अल्पांश का क्षेत्रफल हम लेंगे, लेकिन हम क्षेत्रफल नहीं लेते हैं, क्या लेते हैं, क्षेत्रफल सदिश लेते हैं, जिसे हम बोलते हैं एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर जो होता है वो हमेशा तल के लंबवत होता है। जैसे मान लीजिए ये एक छोटा सा गोला हमने ले लिया है, एक गोला है, और हमें एक छोटा सा पृष्ठ यहाँ पर ले लिया है, ठीक है। तो इस पृष्ठ के जस्ट लंबवत होगा, ठीक है। एरिया वेक्टर जो होगा, क्षेत्रफल सदिश जो होगा, इस पृष्ठ के जस्ट लंबवत होगा। जैसे आप समझ सकते हैं कोई तल है ऐसे, तो इस तल के जस्ट लंबवत होगा। तो अगर एक गोला है, इस पर आप इतनी सी जगह में अगर एक छोटा सा अल्पांश ले लेते हो, तो एरिया वेक्टर जो होगा जस्ट इसके क्या होगा, लंबवत होगा, ठीक है। क्योंकि ये अल्पांश क्या है, DA है, इस अल्पांश को हमने क्या नाम दिया, DA। क्योंकि पूरा क्षेत्रफल क्या है, A है, तो ये अल्पांश क्या होगा, DA, और DA का एरिया वेक्टर क्या होगा, D वेक्टर A, ठीक है। और P बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र आया है इसकी दिशा क्या होगी, तो प्लस क्यू आवेश से वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, प्लस क्यू आवेश से दूर होता है, ठीक है। तो वैद्युत क्षेत्र जो होगा वो इस बिंदु पर इससे दूर होगा, इधर की ओर, ठीक है। इसको हम नाम दे देते हैं वेक्टर E, ठीक है। अब P बिंदु पर यहाँ पर लिखेंगे, P बिंदु पर अल्पांश DA के कारण निकलने वाला फ्लक्स, यहाँ पर लिखते हैं, एक लाइन डाल देंगे और फिर लिखेंगे बिंदु P पर अल्पांश DA के कारण निकलने वाला फ्लक्स, ठीक। पहले हम इस अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स निकालेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम पूरे पृष्ठ से एक साथ नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हम एक छोटा सा अल्पांश से हम मान लेते हैं और इस अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स निकालते हैं। तो अल्पांश से निकलने वाला फ्लक्स हम मान लेते हैं क्या है, D फाई E है, क्या है, D फाई E है, और ये बराबर होता है इंटीग्रेशन, नहीं, D फाई E जो होता है ये बराबर होता है वेक्टर E डॉट D वेक्टर A, क्योंकि एक छोटे से पृष्ठ के लिए निकाल रहे हैं ना। समाकलन कब लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन कब लगाएंगे, जब पूरे पृष्ठ के लिए निकालेंगे, ठीक है ना। तो अभी हम एक छोटे से अल्पांश के लिए निकाल रहे हैं, तो वेक्टर E डॉट DA होगा। अब हम जानते हैं कि D फाई E बराबर, इसको हम लिख सकते हैं वेक्टर A डॉट वेक्टर B क्या होता है, AB cos थीटा होता है। तो वैसे हम इसको लिख सकते हैं EDA cos थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या है, थीटा जो है वो DA वेक्टर और E वेक्टर, इन दोनों वेक्टरों के बीच का कोण है। तो यहाँ पर देखिए, ये है वेक्टर E, ये है वेक्टर DA, इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। इन दोनों के बीच का कोण कितना है, 0 डिग्री। तो यहाँ पर हम 0 डिग्री लिख देंगे। तो D फाई E बराबर हम लिखेंगे EDA cos 0, cos 0 की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, D फाई E बराबर EDA cos 0 की वैल्यू 1 हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हमें मिल गया इस अल्पांश के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स EDA। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है,
ठीक है। मान लेते हैं ये पृष्ठ कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, अतः सभी अल्पांशों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं कि माना यह पृष्ठ कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, अल्पांशों से मिलकर बना है, अवयव भी बोल सकते हैं इसे, अल्पांश बोलिए या अवयव बोलिए, मिलकर बना है, अतः संपूर्ण पृष्ठ लिखिए या अल्पांश लिख लीजिए, अतः संपूर्ण पृष्ठ से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स इस अल्पांश से होकर जाने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, फाई ई जो होगा, अब एक अल्पांश से जाने वाला फ्लक्स ये है, ठीक है। अब ऐसे कई छोटे छोटे यहाँ पर अल्पांश हैं, ठीक है। मान लेते हैं ये पृष्ठ जो है कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है, यहाँ पर भी है, ठीक है, यहाँ पर भी है, ठीक, ऐसे ऐसे सब जगह पे ऐसे छोटे छोटे अल्पांश हैं, ठीक है, बना सकते हैं आप लोग, ठीक है, नहीं भी बनाएंगे तो चलेगा। कई छोटे छोटे अल्पांश है, तो सभी अल्पांशों को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो एक अल्पांश से गुजरने वाला फ्लक्स क्या है, डी फाई है, तो सभी अल्पांशों से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन हम पूरे पृष्ठ का कर रहे हैं इसलिए गोला बना देंगे एक, और किसका करेंगे, डी फाई ई का, ठीक है, डी फाई ई का। अब यहाँ पर हम जो है मान रख देते हैं, एक लाइन डालते हैं यहाँ पर, आगे केवल मान रखेंगे, तो यहाँ पर हम मान रखते हैं फाई ई बराबर इंटीग्रेशन डी फाई ई का, तो डी फाई ई की वैल्यू क्या है, ई डी ए, ठीक है, ई डी ए। अब जो है ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र हर जगह क्या है, समान है, ठीक है, क्योंकि सबकी दूरी क्या है, आर है, तो वैद्युत क्षेत्र प्रत्येक जगह क्या है, समान है, तो इसको बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है, तो फाई ई बराबर ई हो जाएगा बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा, डी वेक्टर ए का, सॉरी डी ए का। तो डी ए का अगर कई छोटे छोटे ऐसे डी जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, हमें पूरा पृष्ठ ही मिल जाएगा, ठीक है, पूरा क्या मिल जाएगा, पृष्ठ मिल जाएगा। तो पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, चूंकि इंटीग्रेशन डी ए बराबर होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसकी त्रिज्या कैपिटल आर है, तो 4 पाई आर स्क्वायर, मान यहाँ रख देंगे, अतः फाई ई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ई का मान रख देंगे, ई का मान है के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो फाई ई बराबर हमें मिलेगा के इंटू क्यू, और ये जो क्यू आवेश है ये क्या है, कुल आवेश है, आप लोग यहाँ चाहे तो लिख लीजिए, ये कुल आवेश है, ठीक, तो के इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये तो हो गया ई का मान, कुल आवेश, ई का मान हो गया, और गुणे 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, फाई ई बराबर हम लिखेंगे, के का मान रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू, और इंटू में 4 पाई, ठीक है, अब 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, फाई ई बराबर क्यू कुल, क्या है, कुल आवेश है, कुल बटे एप्सिलॉन नॉट, और ये कुल जो है कहाँ है, अंदर में है, इन, ठीक है, इसको हम अंदर वाला आवेश ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया, फाई ई बराबर कुल आवेश क्यू कुल का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना, ठीक, जो भी हमने स्टार्टिंग में नियम लिखा था वही क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है, बहुत ही आसान मेथड से बताया है, इस तरीके से बुक में नहीं दिया है, ठीक है, ठीक है, अगर लेकिन आप इस तरीके से करेंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। करना क्या है, एक बार हम आपको ऐसे समझा देते हैं, देखिए, सबसे पहले हम एक गोलीय पृष्ठ ले लेंगे, और इसकी त्रिज्या हम कैपिटल आर मान लेते हैं, हम इसके केंद्र पर एक प्लस क्यू आवेश रख देते हैं, तो इसके कारण जो यहाँ पर हम एक अवयव ले लेते हैं अल्पांश, इसको हम नाम दे देते हैं डी ए,
एक बिंदु है, इस पर हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पहले निकालेंगे। तो प्लस क्यू आवेश के कारण पी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी वो क्या होगी, E बराबर K इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है तीव्रता का, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर एक छोटा सा अल्पांश लेते हैं, पहले इस अल्पांश से होकर जाने वाला विद्युत फ्लक्स निकालते हैं। तो अल्पांश के कारण निकलने वाला फ्लक्स क्या होगा, फॉर्मूला है डी फाई बराबर ई डी ए। चूंकि इन दोनों के बीच का कोण क्या है, 0 है, क्योंकि ये दोनों वेक्टर हैं, इन्हीं दोनों के बीच का कोण लेना है और दोनों की दिशा एक ही ओर है, तो इनके बीच का कोण क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ पे 0 रख दिए और cos 0 की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो यहाँ पर आ जाएगा EDA। उसके बाद हम ये मान लेते हैं कि ये जो पृष्ठ है कई छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना है। तो अब इन अल्पांशों को अगर जोड़ दें तो पूरा क्या बन जाएगा, गोलीय पृष्ठ बन जाएगा। तो जोड़ने के लिए हम समाकलन करते हैं, तो पूरे पृष्ठ का हम क्या कर दें, समाकलन, गोला बना दिए। और चूंकि एक अल्पांश से जाने वाला फ्लक्स ये है, तो पूरे पृष्ठ से जाने वाला फ्लक्स क्या होगा, इसी डी फाई का क्या कर दिए, समाकलन कर दिए। अब यहाँ पर इसका मान हमने यहां से रखा, तो EDA, ठीक। E क्या है, विद्युत क्षेत्र है, सभी अल्पांशों पर या सभी बिंदुओं पर एक समान होगा, ठीक है, क्योंकि ये गोला है और गोले की त्रिज्या कैपिटल R हमने मान रखा है। तो E बाहर हो जाएगा, बचेगा इंटीग्रेशन DA। इंटीग्रेशन DA का मान क्या है, DA क्या है, क्षेत्रफल है, छोटा क्षेत्रफल है, लेकिन इंटीग्रेशन लग गया तो मतलब पूरे पृष्ठ का क्षेत्रफल, और पूरे पृष्ठ का गोले का क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो ये 4 पाई आर स्क्वायर हो गया। यहाँ पे हमने वैल्यू रख दिया, E का मान हमने यहाँ से उठा के रख दिया, ठीक है। उसके बाद आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट गया, K का मान हमने रखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू 4 पाई इंटू क्यू। तो 4 पाई से 4 पाई भी कैंसिल हो गया, फाई E बराबर क्या मिला, Q बटे एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर लिख देंगे, यही गॉस की प्रमेय है, यही गाउस की प्रमेय है, गाउस की प्रमेय है, ठीक है ना। बस यहीं पर क्या हो गया, प्रूफ हो गया, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से है, आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे देखते हैं। फिर स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया होगा। वीडियो कैसी लगी आप लोगों को एक कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी आगे के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है उसको हम लोग कल की क्लास में देखेंगे। वीडियो का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप ऐसे ही तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल की क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।